उस रात जब मैंने अपनी सास के पुराने ट्रंक में अपनी बचपन की फोटो देखी तो मेरे पैरों तले जमीन खिसकते। वो फोटो ठीक वैसी ही जो मेरे अनाथालय की फाइल में थी। 25 साल पहले जिस औरत ने मुझे छोड़ा था, वो औरत मेरी सास थी। जिस घर में मैंने नई बहू बनकर कदम रखा था, वो दरअसल मेरा ही घर था। जिस औरत के पैर छूकर मैं रोज आशीर्वाद लेती थी, वो मेरी असली माँ थी। और सबसे बुरा, मेरे पति राज को ये बात पता थी। पूरे 2 साल से वो जानता था और उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। मेरा नाम नेहा है। आज मैं 30 साल की हूं, लेकिन मेरी कहानी 25 साल पहले शुरू हुई थी, जब मुझे दिल्ली के एक अनाथालय के दरवाजे पर छोड़ा गया था। मुझे कभी नहीं पता था कि मेरे माँ बाप कौन थे, क्यों उन्होंने मुझे छोड़ा। अनाथालय की देखभाल करने वाली बहन जी ने बताया था कि मुझे एक कागज के साथ छोड़ा गया था, जिस पर सिर्फ इतना लिखा था, माफ करना, मैं इसे पालने लायक नहीं हूं। वो कागज मेरे पास आज भी है। कितनी बार मैंने उस लिखावट को देखकर सोचा है कि ये किसने लिखा होगा। कौन थी वो औरत जो मुझे जन्म देकर भी मुझे रख नहीं सकी। अनाथालय में मेरा बचपन ठीक ठाक बीता। हाँ, दूसरे बच्चों के पास माँ बाप थे जो उन्हें मिलने आते थे, और मेरे पास कोई नहीं था। लेकिन मैंने सीख लिया था अकेले रहना। अनाथालय की दीदी और भैया ही मेरा परिवार थे। मैंने पढ़ाई अच्छी की, स्नातक किया और फिर एक निजी कंपनी में नौकरी लग गई। 25 साल की उम्र में मैं आत्मनिर्भर थी, अपने पैरों पर खड़ी थी। फिर राज मिला। राजवीर सिंह राठौड़, 26 साल का, सुदर्शन, अच्छी नौकरी वाला लड़का। हम दोनों की मुलाकात एक सहेली की शादी में हुई। राज ने ही पहले बात की थी मुझसे। उसकी मुस्कान आज भी याद है मुझे। इतनी खूबसूरत, इतनी सच्ची लगती थी उसकी हंसी। हम दोनों ने मिलना जुलना शुरू किया। 6 महीने तक हम साथ रहे, एक दूसरे को समझा। राज को पता था कि मैं अनाथ हूं, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कहता था, नेहा, तुम्हारा अतीत नहीं, तुम्हारा वर्तमान मायने रखता है मेरे लिए। जब राज ने अपनी माँ से मेरी बात की तो मुझे डर लग रहा था। मैं जानती थी कि भारतीय घरों में बहू के लिए खानदान, परिवार सब महत्व रखता है, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। ना माँ, ना बाप, ना कोई रिश्तेदार। लेकिन राज की माँ सविता राठौड़, उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया। पहली मुलाकात में ही उन्होंने मेरा माथा चूमा और कहा, बेटी, तुम मेरी बहू हो, अब तुम्हारा भी परिवार है। उस दिन मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। पहली बार किसी ने मुझे अपना कहा था। राज के पिता का देहांत उनके बचपन में ही हो गया था। सविता माँ ने अकेले राज को पाला था। वो एक मजबूत औरत थी। 50 साल की उम्र में भी वो फुर्तीली थी, सख्त भी और प्यारी भी। घर का हर काम खुद संभालती थी। मुझे देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें वो बेटी मिल गई हो जो उन्हें कभी नहीं हुई। मुझसे बहुत प्यार से पेश आती। हमारी शादी धूमधाम से हुई। राज ने कहा था कि भले ही तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं, लेकिन तुम्हारी शादी किसी राजकुमारी से कम नहीं होगी। अनाथालय के सभी बच्चे और देखभाल करने वाले शादी में आए थे। वो ही मेरा परिवार था। सविता माँ ने खुद मेरे हाथों में मेहंदी लगवाई, मुझे तैयार करवाया। उस दिन पहली बार मुझे एक माँ का प्यार महसूस हुआ था। शादी के बाद मैं राठौड़ हवेली में आ गई। दिल्ली के एक पुराने इलाके में बना बड़ा सा घर। 3 मंजिला इमारत, आंगन, छत पर बगीचा। पुराने जमाने की हवेली थी, लेकिन अच्छी तरह सजी सवरी थी। सविता माँ को इस घर से बहुत लगाव था। ये उनकी ससुराल थी, जहां उन्होंने अपनी जवानी बिताई थी, अपने पति को खोया था, अपने बेटे को बड़ा किया था। पहले कुछ महीने तो स्वर्ग जैसे बीते। राज मुझसे बहुत प्यार करता था। सविता माँ मुझे बेटी मानती थी। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया है। भगवान ने मुझे वो परिवार दे दिया है जिसके लिए मैं हमेशा तरसती रही थी। मैं सविता माँ के साथ रसोई में काम करती, उनसे बातें करती।
वो मुझे अपनी जवानी की कहानियां सुनाती, कैसे उन्होंने मुश्किल दौर में घर संभाला, कैसे उन्होंने राज को पाला। लेकिन धीरे धीरे मुझे कुछ अजीब सी बातें नजर आने लगी। सविता माँ कभी कभी मुझे इस तरह देखती जैसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन कह नहीं पा रही हूँ। कई बार मैंने उन्हें अपने कमरे में अकेले रोते देखा। जब मैं पूछती तो वो कहती, कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही। मैं समझ नहीं पाती थी कि बात क्या है। राज भी कभी कभी बहुत चुप हो जाता। जब मैं पूछती तो वो टाल देता। एक दिन की बात है, शादी को 6 महीने हो गए थे। दिवाली का समय था। हम तीनों घर की साफ सफाई में लगे थे। सविता माँ ने कहा, नेहा, ऊपर के कमरे में एक पुराना ट्रंक रखा है, उसमें बेकार का सामान भरा है। तुम और राज उसे देख लो, जो फेंकना हो फेंक दो। मैं और राज ऊपर गए। वो कमरा बरसों से बंद था। धूल और मकड़ी के जाले थे हर तरफ। कोने में एक भारी लकड़ी का ट्रंक रखा था। राज ने ताला तोड़ा और हमने ट्रंक खोला। अंदर पुराने कपड़े, कुछ किताबें, फोटो की किताबें थीं। मैंने फोटो की किताब उठाई। पुराने काले सफेद फोटो थे उसमें। सविता माँ की शादी की तस्वीरें, राज के बचपन की तस्वीरें। मैं पन्ने पलट रही थी, मुस्कुरा रही थी। और फिर मैं एक पेज पर रुक गई। वहां एक फोटो थी, एक छोटी सी बच्ची की, करीब 5 साल की, पीली फ्रॉक में, बालों में फीता, और उस बच्ची के गले में एक खास तरह का लॉकेट, दिल के आकार का, जिस पर छोटे छोटे फूल बने थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं उस फोटो को घूरती रही। ये ये फोटो। मेरी आवाज कांप रही थी। राज ने देखा। क्या हुआ नेहा, ठीक तो हो? मैंने कहा, ये लॉकेट, ये बिल्कुल वैसा ही है। मैंने जल्दी से अपने बैग से अपना पर्स निकाला। उसमें एक छोटा सा थैला था, जिसमें मैं अपनी सबसे कीमती चीज रखती थी, वो लॉकेट। वही लॉकेट जो मुझे अनाथालय में मिला था। अनाथालय वालों ने बताया था कि जब मुझे छोड़ा गया था, तब मेरे गले में ये लॉकेट था। बस इतना ही सामान था मेरे पास, एक कागज और एक लॉकेट। मैंने दोनों लॉकेट को साथ रखा, बिल्कुल एक जैसे, हूबहू। वही बनावट, वही आकार, वही छोटे फूल। मेरे हाथ कांपने लगे। फोटो में जो बच्ची थी, उसका चेहरा भी। मुझे अपने बचपन की फोटो याद आई, जो अनाथालय की फाइल में थी। वही नाक, वही आंखें, वही माथा। राज, मेरी आवाज मुश्किल से निकली, ये फोटो किसकी है? राज ने फोटो देखी और उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने फोटो मेरे हाथ से छीन ली। नेहा, ये ये पुरानी फोटो है, कोई रिश्तेदार होगी। लेकिन उसकी आवाज में घबराहट थी। मैंने उसकी आंखों में देखा। राज, सच बताओ, ये फोटो किसकी है? नेहा, कृपया, ये सब पुराना सामान है, छोड़ो इसे। लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने फोटो की किताब फिर से उठाया और उसी पेज को ध्यान से देखा। फोटो के नीचे पेंसिल में कुछ लिखा था। धुंधला हो गया था, लेकिन पढ़ा जा सकता था। लिखा था, आरती, 5 साल। आरती, मेरा नाम। अनाथालय में मुझे नेहा नाम दिया गया था, क्योंकि मेरे साथ कोई नाम नहीं छोड़ा गया था। लेकिन मेरे स्वास्थ्य विवरण में एक टिप्पणी थी। जब मुझे अस्पताल में जांच के लिए ले गए थे, तो वैद्य ने कहा था कि मेरी कलाई पर हल्के से र अक्षर का निशान है, जैसे किसी ने मेहंदी से लिखा हो, और वो धुंधला हो गया हो। अनाथालय वालों ने सोचा शायद मेरा नाम र से शुरू होता होगा। मेरा दिमाग घूम गया। ये कैसे संभव है? ये फोटो, ये लॉकेट, ये सब। मैंने राज को झकझोर दिया। राज, मुझे सच बताओ, ये क्या है? ये फोटो मेरी है ना? बताओ। राज की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस सर हिला रहा था। कब से जानते हो तुम? मैंने पूछा।
मेरी आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। नेहा, मैं कब से? मैं चिल्लाई। 2 साल से, उसने धीरे से कहा। 2 साल? हमारी शादी को 6 महीने हुए थे। मतलब शादी से 1.5 साल पहले से वो जानता था। और तुमने मुझे नहीं बताया? तुमने मुझसे शादी की, मुझे इस घर में लाया और नहीं बताया कि... मेरा गला भर गया। नीचे से सविता माँ की आवाज आई। नेहा, राज, चाय तैयार है। मैं सीढ़ियों से नीचे भागी। सविता माँ रसोई में थी। मैंने उनके सामने वो फोटो और दोनों लॉकेट रख दिए। ये क्या है? मैंने पूछा। ये फोटो किसकी है? और ये लॉकेट? ये दोनों एक जैसे क्यों हैं? सविता माँ ने फोटो देखी और उनके हाथ से चाय का प्याला गिर गया। प्याला जमीन पर टूट गया। चाय फैल गई। लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। वो बस उस फोटो को देख रही थी। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उनके होठ कांप रहे थे। माँ? राज भी नीचे आ गया था। माँ, नेहा को पता चल गया। सविता माँ धीरे धीरे जमीन पर बैठ गईं। उन्होंने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। और फिर वो रोने लगी, जोर जोर से, ऐसे जैसे वर्षों का दर्द एक साथ बाहर आ रहा हो। मैं वहीं खड़ी रह गई। मेरे दिमाग में हजारों सवाल थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या महसूस करना चाहिए। गुस्सा, दुख, उलझन। काफी देर बाद सविता माँ ने अपना चेहरा उठाया। उनकी आंखें लाल थीं। चेहरा आंसुओं से भीगा था। उन्होंने मुझे देखा, इतने दर्द से देखा कि मेरा दिल दहल गया। नेहा, उनकी आवाज भर्रा गई। मैं तुम्हारी माँ हूं। मैंने तुम्हें जन्म दिया था। और मैंने ही तुम्हें छोड़ा था। उस पल जो मुझे महसूस हुआ, उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। जमीन मेरे पैरों तले से खिसक गई। कमरा घूमने लगा। मैंने दीवार का सहारा लिया ताकि गिर ना जाऊं। मेरी सास मेरी माँ थी। वो औरत जिसके पैर मैं रोज छूती थी, जिसे मैं माँ कहती थी, वो सच में मेरी माँ थी। वही औरत जिसने मुझे पैदा किया और फिर फेंक दिया, अनाथालय के दरवाजे पर, एक कागज और एक लॉकेट के साथ। क्यों? बस इतना ही निकला मेरे मुंह से। क्यों छोड़ा मुझे? क्या मैं इतनी बुरी थी? इतनी अनचाही थी? सविता माँ ने हाथ जोड़े मेरी तरफ। नेहा, बेटा, तुम बुरी नहीं थी, कभी नहीं। तुम तो मेरी जान थी। लेकिन हालात ऐसे थे कि... कैसे हालात? मैं चिल्लाई। क्या हालात इतने बुरे हो सकते हैं कि एक माँ अपनी 5 साल की बच्ची को सड़क पर छोड़ दे? राज ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। नेहा, कृपया शांत हो जाओ। माँ की बात सुनो। मैंने उसका हाथ झटक दिया। तुम चुप रहो। तुमने भी तो मुझसे झूठ बोला। तुम जानते थे और तुमने मुझे नहीं बताया। तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। नहीं नेहा, राज की आवाज में दर्द था। ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें बताना चाहता था, रोज चाहता था, लेकिन माँ ने मना किया। उन्होंने कहा कि सही समय आने दो। सही समय? मैं हंसी, लेकिन वो हंसी में कोई खुशी नहीं थी। 6 महीने हो गए शादी को। और कितना समय चाहिए था? जब मेरे बच्चे हो जाते, या फिर मेरी मौत के बाद? सविता माँ रोती रही। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस रोए जा रही थी। मैं वहां से भागकर अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद करके मैं बिस्तर पर गिर पड़ी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं रोना चाहती थी,
लेकिन आंसू नहीं आ रहे थे। बस एक सन्नाटा था अंदर, एक खालीपन। 25 साल, 25 साल मैं अपनी मां को ढूंढती रही। हर औरत को देखकर सोचती थी, क्या ये मेरी मां हो सकती है? हर मां के दिन पर, हर रक्षाबंधन पर, हर त्योहार पर, जब दूसरे बच्चे अपनी मां के साथ होते थे, मैं अकेली होती थी। मैं सोचती थी कि मेरी मां कहाँ होगी, कैसी होगी, क्या वो कभी मुझे याद करती होगी? और अब पता चला कि वो यहीं थी, इसी घर में, इसी शहर में। मैं उसके साथ रोज खाना बनाती थी, उससे बातें करती थी, मैं उसे मां कहती थी और वो मुझे बेटा। लेकिन ये सब झूठ था, एक नाटक। वो जानती थी कि मैं कौन हूं, लेकिन उसने नहीं बताया। और राज, मेरा पति, जिस पर मैंने इतना भरोसा किया, जिससे मैंने शादी की, उसने भी धोखा दिया। 2 साल से वो जानता था। इसका मतलब, जब हमने पहली बार मिले थे तब से? नहीं, उससे भी पहले से मेरे दिमाग में सब कुछ घूम रहा था। हमारी पहली मुलाकात, क्या वो भी योजनाबद्ध थी? क्या राज ने मुझसे मित्रता इसलिए की क्योंकि वो जानता था कि मैं कौन हूं? क्या सब कुछ एक साजिश थी? दरवाजे पर दस्तक हुई। नेहा, कृपया दरवाजा खोलो। राज की आवाज थी। मैंने जवाब नहीं दिया। नेहा, मुझे तुमसे बात करनी है, कृपया। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैंने कहा। तो सिर्फ सुन लो, मैं बोलूंगा, तुम सुनो। उसकी आवाज में गिड़गिड़ाहट थी। मैंने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन राज बाहर से ही बोलने लगा। नेहा, मैं जानता हूं तुम मुझ पर गुस्सा हो। तुम्हें पूरा हक है। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। लेकिन कृपया मेरी बात एक बार सुन लो। मैं चुप रही। जब मैं तुमसे मिला था, तब मुझे नहीं पता था, सच में। हमारी पहली मुलाकात वो संयोग थी। मैं तुम्हें पसंद करने लगा था तुम्हारी वजह से, किसी और वजह से नहीं। लेकिन जब जब मैंने मां को तुम्हारी फोटो दिखाई, तो उनकी प्रतिक्रिया देखकर मुझे शक हुआ। मैंने उनसे पूछा, बहुत दबाव डाला, और फिर उन्होंने मुझे सब बता दिया। मैं दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई, सुन रही थी। मां ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया, कैसे तुम पैदा हुई थी, क्यों उन्हें तुम्हें छोड़ना पड़ा। उस समय मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। मैं तुमसे प्रेम करने लगा था नेहा। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी लगती थी। लेकिन मैं ये भी जानता था कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊंगा, तो तुम टूट जाओगी। मां ने मुझसे कहा कि अभी मत बताना, पहले शादी हो जाने दो, तुम इस घर में बस जाओ, फिर सही समय पर सब बता देंगे। और तुमने मान लिया, मैंने कहा। मेरी आवाज ठंडी थी। हाँ, मैंने मान लिया। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे पहले दिन ही तुम्हें बता देना चाहिए था। लेकिन नेहा, मैं डर गया था। मैं डरता था कि कहीं तुम मुझसे नफरत ना करने लगो, कहीं तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ। मैंने दरवाजा खोल दिया। राज बाहर खड़ा था। उसकी आंखें भी लाल थीं। वो भी रोया था। तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने पूछा। सच बताओ राज, तुम्हें मां ने कहा था? नहीं, राज ने जल्दी से कहा। बिल्कुल नहीं, मां ने तो मुझे मना भी किया था। उन्होंने कहा था कि ये सही नहीं है, मैं किसी और लड़की से शादी कर लूं। लेकिन मैंने नहीं माना। मैं तुमसे प्रेम करता था नेहा, आज भी करता हूं। तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो ये तुम्हारा निर्णय था, मां को वापस लाने का, उनकी बेटी को वापस लाने का, ताकि वो अपना अपराध बोध कम कर सके? नहीं नेहा, ऐसा नहीं है। तो क्या है? मैं चिल्लाई। मुझे समझाओ राज, मुझे समझाओ कि तुम दोनों ने ये सब क्यों किया, मुझसे झूठ क्यों बोला? राज ने मेरे कंधे पकड़े।
नेहा, मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। बस, कोई दूसरी वजह नहीं है। हाँ, मुझे पता था कि तुम माँ की बेटी हो। और हाँ, मुझे लगा था कि शायद ये भगवान का इशारा है, कि शायद माँ को एक मौका मिल जाए अपनी गलती सुधारने का। लेकिन ये सब गौण था। तुम तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। हो। मैंने उसके हाथ हटा दिए। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे सोचना है। नेहा, कृपया राज, जाओ। राज चला गया। मैंने फिर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर अंधेरा हो चुका था। सड़क पर दिए जल गई थी। लोग अपने घरों को लौट रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन मेरी दुनिया तो उलट गई थी। उस रात मैं सो नहीं पाई। बस सोचती रही। सविता माँ? नहीं, सविता। या फिर माँ? मुझे क्या बुलाना चाहिए उन्हें? वो मेरी माँ है, ये तो सच है। खून का रिश्ता है। लेकिन क्या सिर्फ खून से रिश्ता बनता है? उन्होंने मुझे छोड़ दिया था 5 साल की उम्र में, जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अनाथालय में मैंने कितनी रातें रोते हुए बिताई थी। कितनी बार सोचा था कि मेरी माँ कहाँ होगी। क्या वो मुझे याद करती होगी? और अब जब मुझे पता चला कि वो कौन है, तो मुझे कैसा अनुभव होना चाहिए? खुश कि आखिरकार मुझे अपनी माँ मिल गई, या दुखी कि उसने मुझे धोखा दिया? अगली सुबह जब मैं अपने कमरे से निकली, तो देखा कि सविता माँ रसोई में खड़ी थी। उनकी आंखें सूजी हुई थीं। साफ था कि वो भी पूरी रात नहीं सोई थी। राज भोजन की मेज पर बैठा था, लेकिन उसके सामने खाली थाली थी। वो भी कुछ नहीं खा रहा था। मैं रसोई में गई पानी पीने। सविता माँ ने मेरी तरफ देखा। नेहा, तुम्हारा नाश्ता। मुझे भूख नहीं है, मैंने कहा। बेटा, कृपया कुछ तो खा लो। मत बुलाओ मुझे बेटा। शब्द अपने आप निकल गए। मैं खुद चौंक गई। सविता माँ की आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। मुझे अपने शब्दों पर बुरा लगा, लेकिन मैं क्षमा भी नहीं मांग सकती थी। मैं उलझन में थी, गुस्से में थी, दुखी थी, सब कुछ एक साथ। मैं दफ्तर चली गई। पूरा दिन काम में लगी रही, या यूं कहूं कि काम में लगने की कोशिश करती रही। लेकिन मेरा मन वहां नहीं लग रहा था, बस उसी बात में उलझा हुआ था। शाम को जब मैं घर लौटी, तो देखा कि सविता माँ बैठक में बैठी थी। उनके हाथ में एक पुरानी डायरी था। मुझे देखते ही वो खड़ी हो गई। नेहा, एक बार मेरी बात सुन लो कृपया। मैं तुम्हें सब समझाना चाहती हूँ। मैं वहीं खड़ी रह गई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सविता माँ ने कहा, बैठो ना कृपया। मैं धीरे धीरे जाकर सोफे पर बैठ गई, दूर वाले सोफे पर, उनके पास नहीं। सविता माँ ने एक लंबी सांस ली, फिर बोलने लगी। मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ, पूरी कहानी। उसके बाद तुम जो निर्णय लेना चाहो ले लेना। मैं कुछ नहीं कहूंगी। उन्होंने अपनी डायरी खोली। पुराने पन्ने थे, पीले पड़ चुके थे। मेरा पूरा नाम सविता देवी राठौड़ है, लेकिन शादी से पहले मेरा नाम सविता शर्मा था। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। दिल्ली के ही करोल बाग इलाके में रहती थी। मेरे पिताजी एक छोटी सी दुकान चलाते थे। माँ गृहिणी थी। मेरे 2 छोटे भाई थे। उन्होंने एक पन्ना पलटा। जब मैं 18 साल की थी, तब मेरी शादी महेंद्र सिंह राठौड़ से हुई। वो एक अच्छे घर के लड़के थे, पढ़े लिखे, सभ्य। उनके पिता की ये हवेली थी। बहुत धनवान लोग थे। मेरी शादी एक बड़ी बात थी हमारे परिवार के लिए। माँ बाप बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की अच्छी जगह शादी हो रही है। पहले कुछ साल तो बहुत अच्छे बीते। महेंद्र जी मुझसे बहुत प्यार करते थे। ससुर सासू भी अच्छे थे।
फिर राज पैदा हुआ, मेरा बेटा, मेरी आंखों का तारा। उसके जन्म के साथ मेरी खुशियां और बढ़ गईं। सविता माँ की आवाज भर्रा गई। उन्होंने पानी पिया, फिर जारी रखा। लेकिन राज के जन्म के बाद मुझे कुछ स्वास्थ्य समस्याएं होने लगीं। वैद्यों ने कहा कि मैं दोबारा मां नहीं बन सकती। मेरे लिए ये बहुत बड़ा झटका था। मैं एक बेटी चाहती थी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। राज जब 5 साल का हुआ तब तब मेरे ससुर की तबीयत खराब होने लगी। उन्हें हृदय की समस्या थी। वैद्य ने कहा कि शल्य क्रिया करवानी होगी, बहुत महंगी शल्य क्रिया। उस समय हमारे पास धन तो था, लेकिन काफी नहीं था। घर में कुछ आर्थिक समस्याएं चल रही थीं। महेंद्र जी के व्यापार में घाटा हो रहा था। उसी समय एक दिन मैं मंदिर गई थी। वहां मैंने एक छोटी सी बच्ची देखी, अनाथ। कोई साधु उसे अपने साथ लिए घूम रहा था। वो बच्ची भीख मांग रही थी। मुझे उस पर बहुत तरस आया। मैं उस साधु से बात की। उसने बताया कि ये बच्ची किसी ने मंदिर के बाहर छोड़ दी थी। वो इसे पाल रहा है। मैंने सोचा, मैं इस बच्ची को गोद ले लूं। मुझे तो बेटी चाहिए ही थी। ये बच्ची अनाथ है। मैं इसे अच्छी जिंदगी दे सकती हूँ। मैंने घर आकर सबसे बात की। महेंद्र जी मान गए। ससुर सासू को भी कोई आपत्ति नहीं थी। और इस तरह तुम हमारे घर आई। तुम्हारा नाम आरती रखा गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। तो मैं दत्तक थी? मैं सविता की अपनी बेटी नहीं थी? सविता माँ ने मेरी तरफ देखा। हाँ नेहा, तुम मेरी जन्म से बेटी नहीं थी, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही पाला। मैं तुमसे उतना ही प्यार करती थी जितना राज से, शायद उससे भी ज्यादा। क्योंकि राज तो था ही मेरा, लेकिन तुम्हें तो मैंने चुना था। उनकी आंखों में आंसू थे। तुम बहुत प्यारी थी आरती, बहुत समझदार। राज से कभी झगड़ा नहीं करती थी, हमेशा मुस्कुराती रहती थी, पूरे घर में खुशियां भर देती थी। मेरे ससुर तुम्हें बहुत प्यार करते थे। वो कहते थे कि आरती तो लक्ष्मी की देवी है, घर में बरकत लाई है। लेकिन फिर सविता माँ का गला भर गया। फिर सब कुछ बदल गया। क्या हुआ? मैंने पूछा। पहली बार मैंने उनसे सीधे कोई सवाल पूछा। सविता, माँ ने अपना चेहरा पोंछा। ससुर की शल्यक्रिया हुई, बहुत धन लग गया, घर की जमीन गिरवी रखनी पड़ी, लेकिन शल्यक्रिया सफल नहीं हुई। ससुर की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद महेंद्र जी टूट गए। वो मानसिक व्याधि में चले गए। व्यापार पूरी तरह बर्बाद हो गया। कर्ज बढ़ता गया। एक दिन कर्जदार घर आए। उन्होंने धमकी दी कि अगर धन नहीं दिए तो वो घर पर कब्जा कर लेंगे। महेंद्र जी के पास कोई रास्ता नहीं था। वो बहुत परेशान रहने लगे। रोज मदिरा पीने लगे। मैं उन्हें समझाती, लेकिन वो सुनते नहीं थे। और फिर एक रात सविता माँ की आवाज कांप गई। एक रात महेंद्र जी ने उन्होंने आत्महत्या कर ली। मेरे मुंह से एक चीख निकली। मैंने अपना मुंह हाथ से ढक लिया। हाँ, सविता माँ ने कहा। उन्होंने फांसी लगा ली, इसी घर में, ऊपर के कमरे में। मैंने ही उन्हें ढूंढा था। राज उस समय सिर्फ 6 साल का था, तुम 5 साल की। उनकी मृत्यु के बाद मेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। मैं विधवा हो गई। घर में कर्ज था, 2 बच्चे थे। मेरी सासू की भी तबीयत खराब रहने लगी। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। मैंने अपने मायके वालों से सहायता मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास खुद धन नहीं है, तुम अपना प्रबंध खुद करो। मैं क्या करती? मैंने कभी काम नहीं किया था। मुझे कोई हुनर नहीं था, लेकिन मुझे अपने बच्चों को पालना था। मैंने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। बर्तन मांजना, कपड़े धोना, जो भी मिलता करती। सविता माँ रो रही थी, लेकिन वो बोलती जा रही थी। लेकिन जो धन आता था वो काफी नहीं था।
2 बच्चों को पालना, खिलाना, पढ़ाना सब बहुत मुश्किल था और सासू की दवाइयां भी लेनी होती थीं। मैं दिन रात काम करती, फिर भी धन नहीं बचता था। फिर एक दिन कर्जदार फिर से आए। उन्होंने कहा कि या तो पूरा धन दो या फिर घर खाली करो। मेरे पास धन नहीं था। मैं उनके पैरों में गिर गई, रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन वो नहीं माने। उसी रात मेरी सासू ने मुझसे कहा, सविता, माँ की आवाज बिल्कुल धीमी हो गई। उन्होंने कहा कि सविता, तुम 2 बच्चों को नहीं पाल सकती, तुम्हें एक को चुनना होगा। मैं सन्न रह गई। मैंने कहा नहीं, मैं दोनों को पालूंगी। लेकिन सासू ने कहा कि देख सविता, तू चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, दोनों को अच्छी जिंदगी नहीं दे पाएगी। राज तेरा बेटा है, खून का रिश्ता है। आरती को तूने गोद लिया था, तू राज को रख और आरती को अनाथालय में छोड़ दे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकती, आरती भी मेरी बेटी है। लेकिन सासू ने समझाया। उन्होंने कहा कि देख, अनाथालय में कम से कम उसे खाना मिलेगा, पढ़ाई होगी। यहां तेरे साथ तो वो भूखी मरेगी। और राज, राज को तू कैसे छोड़ सकती है? वो तेरा अपना खून है। मैं कई दिन सोचती रही, हर रात रोती रही। मैं तुम दोनों को देखती और सोचती, कैसे कैसे मैं ऐसा कर सकती हूं? लेकिन हालात हालात मुझे मजबूर कर रहे थे। और फिर एक दिन मैंने निर्णय ले लिया, सबसे कठिन निर्णय जो मैंने अपनी जिंदगी में लिया। मैंने सोचा कि सासू सही कह रही हैं, अनाथालय में कम से कम तुम्हें अच्छी देखभाल मिलेगी, तुम पढ़ लिख सकोगी। यहां मेरे साथ तो तुम्हारा भविष्य अंधेरे में था। उस रात मैंने तुम्हें तैयार किया, तुम्हारी सबसे अच्छी फ्रॉक पहनाई, तुम्हारे बाल बनाए, और वो लॉकेट जो मेरी माँ ने मुझे दिया था, मैंने तुम्हारे गले में पहना दिया। मैंने सोचा कि कम से कम तुम्हारे पास कुछ तो रहेगा जो तुम्हें याद दिलाएगा कि कभी किसी ने तुम्हें प्यार किया था। सविता, माँ फफक फफक कर रो रही थी। मैं तुम्हें लेकर अनाथालय गई। रात के 10 बजे थे। तुम सो रही थी मेरी गोद में। मैंने तुम्हें अनाथालय के दरवाजे के पास लिटा दिया। एक कागज लिखा, माफ करना, मैं इसे पालने लायक नहीं हूं। और फिर मैं भाग गई। मैं भागते भागते एक गली में छुप गई और वहां वहां मैं घंटों रोती रही। मैंने अपनी बेटी को छोड़ दिया था। मैं सबसे बुरी मां थी, सबसे निकम्मी इंसान। उस रात के बाद मैं कभी वैसी नहीं रही। सविता, मां ने अपना चेहरा पोंछा। मैं जिंदा थी लेकिन अंदर से मर चुकी थी। हर दिन, हर पल मुझे तुम्हारी याद आती। मैं सोचती कि तुम कहाँ हो, कैसी हो, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम रो रही हो, क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? राज को मैंने कभी नहीं बताया। उसे लगता था कि तुम किसी रिश्तेदार के घर चली गई हो। वो बहुत छोटा था, उसे ज्यादा याद नहीं रहा। लेकिन मैं कैसे भूल सकती थी? महीनों बाद जब हालात थोड़े सुधरे तो मैं उस अनाथालय गई। मैंने वहां पूछा। उन्होंने बताया कि हाँ, एक बच्ची आई थी, उसका नाम नेहा रखा गया है, वो यही है। मैंने कहा कि मैं उसे देख सकती हूं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप मां हैं तो कागजात दिखाइए। मेरे पास कोई प्रमाण नहीं था। मैंने गोद लिया था तुम्हें, कोई कानूनी दत्तक ग्रहण नहीं था। मैं रोज उस अनाथालय के बाहर जाती, दूर से तुम्हें देखती। तुम बाकी बच्चों के साथ खेलती, पढ़ती। मुझे देखकर तसल्ली मिलती कि तुम ठीक हो, लेकिन साथ ही दिल टूटता था। मैं तुम्हारे पास नहीं जा सकती थी, तुम्हें गले नहीं लगा सकती थी। साल बीतते गए, सविता, मां ने कहा। मैंने कड़ी मेहनत की, दिन रात काम किया। धीरे धीरे घर का कर्ज उतरने लगा। मेरी सासू की मृत्यु हो गई।
राज बड़ा होता गया। मैंने उसे अच्छी पढ़ाई करवाई, वो अभियंता बना, अच्छी नौकरी लगी। लेकिन हर दिन मैं तुम्हारे बारे में सोचती। तुम्हारे जन्मदिन पर मैं अनाथालय के बाहर खड़ी रहती, दूर से देखती। कभी कभी तुम्हारे लिए वस्त्र, पुस्तकें खरीदती और अनाथालय के दरवाजे पर छोड़ आती, बिना नाम के, ताकि कम से कम तुम्हें कुछ तो मिले। जब तुम 18 साल की हुई तो तुम अनाथालय छोड़कर छात्रावास में चली गई, महाविद्यालय में पढ़ने। मैं तुम्हें ढूंढती रही। कभी कभी तुम्हें महाविद्यालय के बाहर देखती। तुम बड़ी हो गई थी, खूबसूरत, समझदार। मुझे गर्व होता था, लेकिन साथ ही अपराध बोध भी खाए जा रहा था। फिर तुमने नौकरी शुरू की, अपना मकान लिया, आत्मनिर्भर बन गई। मैं दूर से तुम्हें देखती और सोचती, काश मैं तुम्हारे पास जा पाती, काश मैं तुमसे कह पाती कि मैं कौन हूं। लेकिन मैं डरती थी। मैं सोचती थी कि अगर मैं तुम्हें बता दूंगी तो तुम मुझसे घृणा करोगी, तुम मुझे क्षमा नहीं करोगी। और शायद तुम सही भी होगी, मैं क्षमा के लायक नहीं थी। सविता माँ ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में इतना दर्द था कि मेरा दिल पिघल गया। फिर एक दिन राज घर आया। उसने तुम्हारी तस्वीर दिखाई। उसने कहा कि माँ, मैं इस लड़की से विवाह करना चाहता हूं। जब मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी, नेहा, मैं पहचान गई। तुम वही थी, मेरी आरती। तुम्हारा चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा तुम बचपन में थी। मैं सदमे में आ गई। मैंने राज से पूछा कि ये लड़की कौन है, कहां से मिली। जब उसने बताया कि तुम अनाथ हो, अनाथालय में पली हो, तो मुझे निश्चित हो गया, तुम वही हो। मैंने राज को सब बता दिया। उसे बहुत क्रोध आया मुझ पर। उसने कहा कि माँ, तुमने ये क्या किया? कैसे छोड़ दिया अपनी बेटी को? मैंने उसे समझाया, हालात बताए, लेकिन वो समझ नहीं पाया। कैसे समझता? वो छोटा था। उसने वो मुश्किल समय नहीं देखा था। मैंने राज से कहा कि बेटा, तुम किसी और लड़की से विवाह कर लो, नेहा को भूल जाओ। लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा कि माँ, मैं नेहा से प्रेम करता हूं, और अगर वो मेरी बहन है तो मुझे और भी ज्यादा जिम्मेदारी है उसकी देखभाल की। मैं उसे वापस इस घर में लाऊंगा। राज, मेरा पति, उसने मुझसे विवाह इसलिए किया क्योंकि वो मुझे परिवार देना चाहता था, या सच में प्रेम था? मैंने उसे बहुत समझाया, सविता माँ ने कहा, लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा कि माँ, तुमने गलती की थी, लेकिन अब मैं उसे सुधारूंगा। मैं नेहा को उसका परिवार वापस दूंगा। और इसलिए मेरी आवाज निकली, इसलिए तुमने मुझसे विवाह किया? राज कमरे में आ गया था। वो कब से खड़ा सुन रहा था पता नहीं। नहीं नेहा, उसने कहा, मैंने तुमसे विवाह सिर्फ इसलिए नहीं की। मैं तुमसे सच में प्रेम करता था, आज भी करता हूं। हाँ, जब मुझे पता चला कि तुम कौन हो तो मुझे लगा कि शायद ये नियति है, लेकिन मेरे भाव तुम्हारे लिए वो सच्चे थे। मैं उठ खड़ी हुई। मैं नहीं जानती कि क्या सच है और क्या झूठ। तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। 6 महीने हो गए विवाह को और तुमने नहीं बताया। नेहा, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, सविता माँ ने कहा। हर दिन चाहती थी, लेकिन मैं डरती थी। मैं सोचती थी कि पहले तुम इस घर में बस जाओ, हमसे जुड़ जाओ, फिर सच बता दूंगी, ताकि तुम ताकि तुम हमें छोड़कर ना चली जाओ। तो ये सब स्वार्थी कारण थे? मैंने पूछा। तुम्हें अपने अपराध बोध से राहत चाहिए थी, इसलिए तुमने मुझे यहां बुला लिया? नहीं, सविता माँ ने जोर से कहा। नहीं नेहा, मैं तुम्हें प्यार करती हूं। तुम मेरी बेटी हो। मैंने तुम्हें खोया था, अब मैं तुम्हें वापस पाना चाहती थी। लेकिन झूठ बोलकर, मैं चिल्लाई। धोखे से? तुम मुझे सच नहीं बता सकती थी, मुझे चुनाव नहीं दे सकती थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने गहरी सांस ली। मुझे समय चाहिए,
सोचने के लिए। नेहा, राज ने कहा। कृपया राज, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम दोनों को मैं अपने कमरे में चली गई। उस रात मैं फिर से नहीं सोई, बस सोचती रही। सविता माँ ने मुझे छोड़ा था, ये सच था, लेकिन उनके पास कोई चुनाव नहीं था। वो मजबूर थीं। गरीबी ने, हालात ने उन्हें मजबूर किया था। क्या मैं उन्हें दोष दे सकती हूं? लेकिन फिर उन्होंने मुझसे झूठ भी तो बोला। 6 महीने तक हर दिन मैं उनके सामने थी और उन्होंने नहीं बताया। ये भी गलत था ना? और राज, मेरा पति, क्या उसने मुझसे सच में प्रेम किया था या वो सिर्फ अपनी माँ की गलती सुधारना चाह रहा था? अगले कुछ दिन बहुत मुश्किल से बीते। मैं घर में रहती, लेकिन किसी से बात नहीं करती। सविता माँ खाना बनाती, मैं खा लेती, लेकिन कुछ नहीं कहती। राज मुझसे बात करने की कोशिश करता, लेकिन मैं टाल देती। मैं उलझन में थी, बहुत ज्यादा। एक तरफ मैं क्रोध में थी, धोखा मिला था मुझे, लेकिन दूसरी तरफ मुझे अपनी माँ मिल रही थी। वो माँ जिसे मैं 25 साल से ढूंढ रही थी। एक हफ्ते बाद मैं अपने दफ्तर की एक वरिष्ठ सहकर्मी मीरा दीदी से मिली। वो मेरी अच्छी मित्र थी। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मीरा दीदी ने मेरी बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने कहा, नेहा, मैं तुम्हें एक कहानी बताती हूँ, मेरी नानी की। मेरी नानी भी बहुत गरीब थी। उनके 4 बच्चे थे। एक साल अकाल पड़ा, खाने को कुछ नहीं था। नानी के सबसे छोटे बच्चे को, मेरे मामा को, एक धनी परिवार गोद लेना चाहता था। नानी ने हाँ कर दी, क्योंकि वहां कम से कम बच्चे को भोजन मिलता। यहां तो वो भूख से मर जाता। क्या तुम्हारी नानी बुरी थी? मीरा दीदी ने पूछा। मैंने सोचा, नहीं, वो मजबूर थी। बिल्कुल, मीरा दीदी ने कहा। नेहा, कभी कभी जीवन में ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो दिल तोड़ देते हैं, लेकिन वो निर्णय प्रेम की कमी से नहीं, बल्कि मजबूरी से लिए जाते हैं। तुम्हारी माँ ने भी वही किया। उन्होंने तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ा कि तुम उन्हें पसंद नहीं थी, बल्कि इसलिए छोड़ा कि तुम्हारा भविष्य अच्छा हो। लेकिन उन्होंने मुझसे झूठ बोला, मैंने कहा। हाँ, ये गलत था। लेकिन नेहा, सोचो, अगर वो पहले दिन ही बता देती तो क्या होता? तुम विवाह करती? तुम उन्हें क्षमा कर पाती? शायद नहीं ना। शायद वो चाहती थीं कि पहले तुम उन्हें एक इंसान के तौर पर जानो, फिर सच जानो। मीरा दीदी सही कह रही थी। अगर सविता माँ ने पहले दिन बता दिया होता, तो मैं कभी भी इस घर में नहीं आती। मैं उनसे घृणा करती। लेकिन अब मैं उन्हें जानती थी। मैंने देखा था कि वो कैसी हैं, कितना प्यार करती हैं मुझसे। और तुम्हारे पति के बारे में? मीरा दीदी ने पूछा। तुम्हें लगता है वो तुमसे प्रेम नहीं करता? मुझे नहीं पता, मैंने कहा। हो सकता है वो सिर्फ दया से। नेहा, मीरा दीदी ने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने तुम्हें और राज को साथ देखा है, महाविद्यालय के समारोह में, तुम्हारे विवाह में। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए जो प्रेम है, वो झूठ नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है उसे लगा हो कि ये नियति है, लेकिन उसके भाव सच्चे हैं। मैं घर लौटी। मेरे मन में अभी भी उलझन था, लेकिन कुछ स्पष्टता भी आने लगी थी। उस रात भोजन के समय मैंने पहली बार सविता माँ से बात की। माँ, शब्द अपने आप निकल गया। मैंने उन्हें फिर से माँ कहा। सविता माँ की आंखों में आंसू आ गए। मुझे मुझे कुछ पूछना है, मैंने कहा। पूछो बेटा, कुछ भी। जब आपने मुझे गोद लिया था, तब आप मुझसे प्यार करती थी? बहुत, सविता माँ ने बिना रुके कहा। बहुत ज्यादा। तुम मेरी आंखों का तारा थी। और जब आपने मुझे छोड़ा, तब? सविता माँ का गला भर गया। तब भी, उस समय भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करती थी। इसलिए तो छोड़ा, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो। मेरे साथ रहकर तुम सिर्फ दुख पाती।
और अब भी उनकी आवाज कांप रही थी। अब भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ, शायद पहले से भी ज्यादा, क्योंकि मैंने तुम्हें खोया था और अब भगवान ने मुझे दोबारा अवसर दिया है। मैंने गहरी सांस ली। मुझे समझने में समय लगेगा। ये सब बहुत ज्यादा है। मैं जानती हूँ बेटा। मैं प्रतीक्षा करूंगी, चाहे जितना भी समय लगे। उस रात राज मेरे कमरे में आया। मैंने उसे अंदर आने दिया। नेहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, वो बोला। मैं चुप रही। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, उस विवाह में, मुझे तुम पर पहली नजर में प्रेम हो गया था। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी बातें, तुम्हारा आत्मविश्वास, सब कुछ। मैं तुम्हें जानना चाहता था। जब मैंने माँ को तुम्हारी तस्वीर दिखाई और उन्होंने मुझे सच बताया, मैं स्तब्ध था। मैं क्रोधित था माँ पर, लेकिन साथ ही मुझे लगा कि शायद ये होना ही था। शायद भगवान चाहते हैं कि मैं अपनी बहन को, अपने परिवार को वापस लाऊं। लेकिन नेहा, उसने मेरी तरफ देखा। मैं तुमसे विवाह इसलिए नहीं की कि तुम मेरी बहन हो। मैंने तुमसे विवाह इसलिए की क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। ये जो रिश्ता है हमारा, ये सिर्फ खून का रिश्ता नहीं है, ये प्रेम का रिश्ता है। मैंने उसकी आंखों में देखा। वहां सच्चाई थी, वहां प्रेम था। राज, मैंने कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला। ये गलत था। मैं जानता हूं, और मुझे इसका अपराध बोध हमेशा रहेगा। लेकिन नेहा, कृपया मुझे एक अवसर दो। मैं इसे सुधारूंगा। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सोचती रही। अगले कुछ सप्ताह धीरे धीरे बीते। मैं सविता माँ से बात करने लगी। ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा। वो मुझे अपने जीवन की और कहानियां सुनाती। कैसे उन्होंने मुश्किल समय में घर संभाला, कैसे राज को पाला। एक दिन वो मुझे अपने कमरे में ले गई। उन्होंने अपनी अलमारी खोली और एक पुरानी डिब्बी निकाली। ये देखो, उन्होंने कहा। डिब्बी में कुछ पुरानी चीजें थीं। एक छोटी सी फ्रॉक, पीली, वही जो मैं उस तस्वीर में पहने थी। कुछ फीते और मेरे बचपन के चित्र। मैंने सब कुछ संभाल कर रखा था। सविता माँ ने कहा, तुम्हारी हर चीज। मैं इन्हें देखती और तुम्हें याद करती। मैंने वो चीजें हाथ में ली, इतने साल बाद। मेरा बचपन मेरे हाथों में। और ये देखो, उन्होंने एक पुरानी डायरी निकाली। मैंने तुम्हारे लिए पत्र लिखे थे, रोज, 25 साल तक, जो मैं तुम्हें कभी दे नहीं सकी। मैंने डायरी खोली। पृष्ठ दर पृष्ठ पत्र थे, मेरी प्यारी आरती से शुरू होते। हर पत्र में प्रेम था, दर्द था, अपराध बोध था, लालसा थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे अनुभव हुआ कि सविता माँ ने मुझे कभी भुलाया नहीं था। हर दिन, हर पल वो मुझे याद करती रही। माँ, मैं रो पड़ी। माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। सविता माँ ने मुझे गले लगा लिया। नहीं बेटा, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। नहीं माँ, मैंने कहा, आप मजबूर थीं। मैं समझ गई हूं। अब मैं समझ गई हूं। हम दोनों देर तक गले मिलकर रोते रहे। 25 साल का दर्द, 25 साल की खालीपन, सब बाहर आ रहा था। उस दिन के बाद चीजें बदलने लगीं। मैंने सविता माँ को क्षमा कर दिया। मैं समझ गई थी कि उन्होंने जो किया वो मजबूरी में किया था। उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं था, बल्कि मेरे भले के लिए एक कठिन निर्णय लिया था। राज के साथ भी चीजें सुधरने लगीं। मैंने समझा कि उसका प्रेम सच्चा था। हाँ, उसने मुझसे झूठ बोला था, लेकिन वो भी माँ के दबाव में। और उसका इरादा मुझे चोट पहुंचाने का नहीं,
बल्कि मुझे बचाने का था। लेकिन अभी भी कुछ सवाल थे, कुछ बातें जो मैं समझना चाहती थी। एक शाम मैं, राज और सविता माँ तीनों बैठक में बैठे थे। मैंने कहा, माँ, मुझे कुछ और जानना है। पूछो बेटा। जब आपने मुझे छोड़ा था, उस समय मैं क्या बोली थी? मुझे याद नहीं है। सविता माँ की आंखें भर आईं। तुमने तुमने पूछा था, माँ कहाँ जा रही हो? मैं भी आऊं? मैंने कहा था, नहीं बेटा, तुम यहीं रुको, माँ अभी आती है। और तुमने तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया था। तुम रोने लगी थी, लेकिन मैंने तुम्हारा हाथ छुड़ाया और भाग गई। मैं कल्पना करने लगी, 5 साल की छोटी सी बच्ची, अंधेरी रात में अनाथालय के दरवाजे पर अकेली, अपनी माँ को ढूंढती, रोती। और उसके बाद मैंने पूछा, सविता। माँ ने गहरी सांस ली। मैं घर लौटी। राज सो रहा था। मैं उसके बदल में लेट गई, पर पूरी रात नहीं सोई, बस रोती रही। अगली सुबह जब राज उठा और तुम्हें नहीं देखा, तो उसने पूछा, आरती दीदी कहाँ है? मैंने कहा, वो नानी के घर गई है। राज ने और कुछ नहीं पूछा। कुछ दिनों तक वो तुम्हें याद करता रहा, फिर धीरे धीरे भूल गया। लेकिन मैं कभी नहीं भूली। राज भी रो रहा था। मुझे याद है माँ, मुझे आरती दीदी की याद है। वो मेरे साथ खेलती थी, मुझे कहानियां सुनाती थी। जब वो गई तो मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन मैं छोटा था, मैं समझ नहीं पाया। मैंने राज का हाथ पकड़ा। अब तुम्हारी दीदी वापस आ गई है? हाँ, राज ने मुस्कुराते हुए कहा। और अब मैं उसे कभी नहीं जाने दूंगा। हम तीनों देर तक साथ बैठे रहे, बातें करते रहे। पुरानी यादें ताजा होती रहीं, नए रिश्ते बनते रहे। उस रात सोते समय मैंने सोचा, जीवन कितना अजीब है। 25 साल पहले मैं इस घर में रहती थी, फिर मुझे छोड़ दिया गया। मैं अनाथालय में पली, और अब मैं फिर से इसी घर में हूं। लेकिन अब एक बेटी के रूप में नहीं, बल्कि एक बहू के रूप में, और साथ ही एक बेटी के रूप में भी। अगले कुछ महीनों में हम तीनों और करीब आते गए। सविता माँ मुझे 25 साल की सारी बातें बताती रहीं। कैसे उन्होंने मुझे ढूंढा, कैसे वो मेरी तस्वीरें लेती थीं, कैसे वो मेरे जन्मदिन मनाती थीं, चुपचाप, अकेले। मैंने उन्हें अपने जीवन के बारे में बताया, अनाथालय के दिन, कैसे मैंने पढ़ाई की, कैसे मैंने नौकरी पाई। वो सब सुनती और गर्व से मुस्कुराती रहती। एक दिन सविता माँ ने कहा, नेहा, क्या तुम मुझे सच में क्षमा कर पाई हो? मैंने उनका हाथ पकड़ा। माँ, मैं आपको पूरी तरह क्षमा कर चुकी हूं। अब मैं समझती हूं कि आपने जो किया वो मेरे भले के लिए किया। आप मजबूर थीं। और सच कहूं तो अगर आपने मुझे नहीं छोड़ा होता तो शायद मैं वो नहीं बनती जो आज हूं। अनाथालय में मैंने आत्मनिर्भर होना सीखा, संघर्ष करना सीखा, और ये सब मेरे लिए अच्छा ही रहा। सविता माँ रो पड़ी, लेकिन इस बार वो खुशी के आंसू थे। तुम बहुत अच्छी हो नेहा, बहुत समझदार। मैं भाग्यशाली हूं कि तुम मेरी बेटी हो। नहीं माँ, मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे आप जैसी माँ मिली। उस दिन के बाद हमारे बीच जो दीवार थी वो पूरी तरह टूट गई। अब हम सच में माँ बेटी बन गए थे। राज के साथ भी रिश्ता और मजबूत हो गया। उसने मुझे कभी निराश नहीं किया। हर दिन वो मुझे दिखाता था कि वो मुझसे कितना प्रेम करता है। धीरे धीरे मेरा विश्वास भी पूरी तरह बहाल हो गया। 1 साल बीत गया। हमारी शादी की पहली वर्षगांठ आई। राज ने एक छोटी सी पार्टी रखी। सविता माँ ने खाना बनाया। अनाथालय के कुछ लोगों को भी बुलाया गया। पार्टी के बीच में राज ने मेरा हाथ पकड़ा और सबके सामने कहा, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं।
नेहा को मेरे जीवन में लाने के लिए। वो सिर्फ मेरी पत्नी नहीं है, बल्कि मेरी सबसे अच्छी मित्र भी है। और माँ को भी धन्यवाद, जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। सविता, माँ मुस्कुरा रही थी, लेकिन मैं जानती थी कि वो अंदर से क्या महसूस कर रही थी। वो जानती थी कि मैं उनकी बेटी हूं और ये रहस्य हमारे बीच हमेशा रहेगा। उस रात जब सब चले गए तो मैं, राज और सविता माँ तीनों साथ बैठे। माँ, मैंने कहा, क्या हम किसी को बता सकते हैं सच? सविता, माँ ने सोचा, फिर बोली, नहीं बेटा, ये हमारा रहस्य रहने दो। समाज नहीं समझेगा, लोग गलत बातें बनाएंगे। ये रिश्ता, ये हम तीनों के बीच का है। बाकी दुनिया को जानने की जरूरत नहीं। मैंने सिर हिलाया। आप सही कह रही हैं माँ। राज ने कहा, हाँ, और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है? हम तीनों जानते हैं, हम तीनों एक परिवार हैं। बस यही काफी है। और सच में यही काफी था। समय बीतता गया। 2 साल हो गए, फिर 3। हमारा जीवन सामान्य चलता रहा। लेकिन अब उसमें एक खास बात थी, एक खुशी थी, एक पूर्णता थी। सविता माँ और मेरे बीच का रिश्ता बहुत गहरा हो गया था। हम सिर्फ सास बहू नहीं थे, हम माँ बेटी थे। और ये बात हम दोनों जानती थी। कभी कभी जब हम दोनों अकेले होती थीं, तो वो मुझे गले लगाती थी और कहती थी, मेरी बच्ची, मेरी आरती, तुम वापस आ गई। और मैं कहती थी, हाँ माँ, मैं वापस आ गई, अब हमेशा के लिए। प्यारे श्रोताओं, जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें हिला देती हैं, जो हमारी दुनिया को उलट पुलट कर देती हैं। लेकिन अगर हम धैर्य रखें, अगर हम समझने की कोशिश करें, तो हम पाते हैं कि हर चीज का एक कारण होता है। हर दर्द के पीछे एक कहानी होती है। मेरी माँ ने मुझे छोड़ा था, ये सच है, लेकिन उन्होंने ये मजबूरी में किया था। प्रेम की कमी से नहीं, बल्कि प्रेम की वजह से। वो चाहती थीं कि मेरा भविष्य अच्छा हो, और भगवान ने ऐसा ही किया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो मुझे अनुभव होता है कि सब कुछ एक कारण से हुआ। अगर माँ ने मुझे नहीं छोड़ा होता, तो मैं अनाथालय में नहीं जाती। अगर मैं अनाथालय में नहीं जाती, तो मैं वो मजबूत इंसान नहीं बनती जो आज हूं। और अगर मैं वो इंसान नहीं बनती, तो शायद राज मुझसे प्रेम नहीं करता। तो सब कुछ जुड़ा हुआ है। जीवन का हर पल, हर घटना, हर निर्णय, सब कुछ एक बड़ी योजना का हिस्सा है। 4था साल शुरू हुआ। एक दिन मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूं। जब मैंने राज और सविता माँ को बताया, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सविता माँ ने मुझे गले लगाया, बेटा, अब घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। राज तो खुशी से नाच उठा। नेहा, तुम माँ बनने वाली हो। और मैं पिता। ये सबसे अच्छी खबर है। वो 9 महीने बहुत खास थे। सविता माँ ने मेरी देखभाल ऐसे की जैसे मैं कोई कांच की गुड़िया हूं। वो मुझे पौष्टिक भोजन बनाकर खिलाती, मेरा ध्यान रखती, हर छोटी छोटी जरूरत का ख्याल रखती। एक दिन जब हम दोनों अकेले थे, तो मैंने कहा, माँ, आप इतना क्यों करती हैं? मैं ठीक हूं सविता। माँ ने मेरा माथा चूमा। बेटा, जब तुम गर्भवती थी, नहीं, जब मैंने तुम्हें गोद लिया था, तब तुम छोटी थी। लेकिन अब तुम माँ बनने वाली हो। मैं चाहती हूं कि तुम्हें वो सब मिले जो मैं तुम्हें नहीं दे सकी। मैं चाहती हूं कि तुम्हारा बच्चा स्वस्थ और खुश रहे। ये मेरा तरीका है अपनी गलतियों को सुधारने का। माँ, मैंने कहा, आपने कोई गलती नहीं की। आपने जो किया वो सही था। अब मुझे यकीन है। फिर भी बेटा, मुझे ये करने दो, मेरे लिए। मैंने सिर हिलाया। ठीक है माँ। जैसे जैसे महीने बीतते गए, मेरा पेट बड़ा होता गया। सविता माँ और भी ज्यादा सावधान हो गई। वो मुझे भारी काम नहीं करने देती।
रसोई में भी नहीं आने देती। राज भी बहुत उत्साहित था। वो बच्चे के लिए कपड़े लाता, खिलौने लाता, कमरा सजाता। एक शाम राज ने पूछा, नेहा, तुम्हें क्या चाहिए, बेटा या बेटी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस स्वस्थ हो। सविता माँ बोली, मुझे बेटी चाहिए, एक छोटी सी बेटी। क्यों माँ? राज ने पूछा। सविता माँ ने मेरी तरफ देखा। क्योंकि बस यूं ही, बेटी अच्छी होती है। लेकिन मैं समझ गई, मैं जानती थी वो क्यों बेटी चाहती थी। वो एक बार फिर माँ बनना चाहती थी, एक बेटी की माँ, जो बेटी उन्होंने खोई थी उसकी जगह। 9वें महीने में एक रात मुझे दर्द शुरू हुआ। राज और सविता माँ तुरंत मुझे अस्पताल ले गए। 10 घंटे की लंबी प्रसव पीड़ा के बाद सुबह के 6 बजे मेरी बेटी पैदा हुई। जब नर्स ने मुझे बच्ची दी तो मैं रो पड़ी। वो इतनी छोटी थी, इतनी नाजुक, मेरी बेटी। राज के आंसू भी नहीं रुक रहे थे। नेहा, देखो, हमारी बेटी कितनी सुंदर है। सविता माँ कमरे में आई। जब उन्होंने बच्ची को देखा तो वो जमीन पर बैठ गईं। उनके हाथ कांप रहे थे। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। मैंने उन्हें बच्ची दी। लो माँ, अपनी पोती को गोद में लो। सविता माँ ने कांपते हाथों से बच्ची को गोद में लिया। वो बच्ची को देखती रहीं, उसके छोटे से चेहरे को, उसकी नन्ही उंगलियों को। बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रही है, सविता माँ ने फुसफुसाते हुए कहा। बिल्कुल वैसी ही जैसी तुम बचपन में थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तो माँ, नाम क्या रखें? सविता माँ ने सोचा, फिर बोली, आरती। इसका नाम आरती रखो। राज चौंक गया। माँ, आरती? लेकिन मैंने राज का हाथ पकड़ा। हाँ राज, आरती, ये नाम सही है, आरती राठौड़। सविता माँ रो रही थी, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे, शुद्ध निर्मल खुशी के आंसू। मेरी बेटी का नाम आरती पड़ा, वही नाम जो कभी मेरा था, जो नाम सविता माँ ने मुझे दिया था। अब वो नाम मेरी बेटी का था। घर लौटने के बाद सविता माँ ने आरती की देखभाल में खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। वो दिन रात बच्ची के साथ रहती, उसे नहलाती, खिलाती, सुलाती। एक दिन मैंने कहा, माँ, आप थक जाएंगी, मैं कर लूंगी। सविता माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, मुझे थकान नहीं होती। मुझे मुझे ये करने दो। ये वो मौका है जो मुझे दोबारा मिला है। जब तुम छोटी थी तो मैं तुम्हारी देखभाल कर पाई, लेकिन फिर तुम्हें छोड़ना पड़ा। अब आरती के साथ मैं वो सब कर सकती हूँ जो मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकी। माँ, मैंने उनका हाथ पकड़ा। आप बहुत अच्छी हैं। नहीं बेटा, मैं सिर्फ अपनी बेटी और पोती से प्रेम करती हूँ। आरती बड़ी होने लगी, 6 महीने की हो गई, फिर 1 साल की। वो बहुत प्यारी थी, हमेशा मुस्कुराती रहती। सविता माँ उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन जब आरती 1.5 साल की थी, तो सविता माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें तेज बुखार आ गया। हम तुरंत डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने जांच की, फिर गंभीर चेहरे से कहा, उनके हृदय में समस्या है, बहुत गंभीर। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करना होगा। हम सविता माँ को अस्पताल ले गए। वहां और जांचें हुईं। रिपोर्ट आई तो पता चला कि उनकी हालत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर ने कहा, देखिए, उनका हृदय बहुत कमजोर हो गया है, शायद पुराने तनाव और चिंता की वजह से। अब शल्यक्रिया ही एकमात्र विकल्प है। शल्यक्रिया? मैंने पूछा, क्या वो सुरक्षित है? डॉक्टर ने सिर हिलाया। देखिए, उम्र को देखते हुए जोखिम तो है, लेकिन अगर शल्यक्रिया नहीं हुई तो शायद वो ज्यादा दिन नहीं। नहीं, मैं चिल्लाई। शल्यक्रिया करिए, जो भी करना पड़े करिए, लेकिन माँ को बचाइए। सविता माँ को शल्यक्रिया के लिए तैयार किया गया।
शल्यक्रिया से एक रात पहले जब मैं उनके पास बैठी थी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। नेहा, अगर मैं मां, ऐसा मत बोलिए। नहीं बेटा, सुनो, अगर मुझे कुछ हो जाए तो कुछ नहीं होगा मां, आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर हो जाए तो मैं चाहती हूं कि तुम जानो मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया, हमेशा। चाहे मैंने तुम्हें छोड़ा था, लेकिन मेरे दिल में तुम हमेशा रही, हर दिन, हर पल। और अब जब तुम वापस आई तो मेरी जिंदगी पूरी हो गई। मां, रोइए मत। मैं भी रो रही थी। आप ठीक हो जाएंगी, हम सब साथ रहेंगे। हाँ बेटा, सविता, मां ने मुस्कुराते हुए कहा। हम साथ रहेंगे, हमेशा। अगली सुबह शल्यक्रिया हुई। 5 घंटे लंबी शल्यक्रिया। मैं और राज बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे। हर पल पहाड़ जैसा लग रहा था। आखिरकार डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। शल्यक्रिया सफल रही, वो ठीक है। हम दोनों ने राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है, सविता मां को ठीक होने में कुछ हफ्ते लगे, लेकिन धीरे धीरे वो पूरी तरह स्वस्थ हो गईं। घर आने के बाद उन्होंने फिर से आरती की देखभाल शुरू कर दी। एक दिन मैंने कहा, मां, अब आपको आराम करना चाहिए, इतना काम मत करिए। सविता मां ने हंसते हुए कहा, बेटा, अब मुझे पता चल गया है कि जीवन कितना छोटा है। मैं अपनी पोती के साथ हर पल बिताना चाहती हूँ। जो समय मैंने तुम्हारे साथ खो दिया, वो मैं आरती के साथ जीना चाहती हूँ। समय तेजी से बीतता गया। आरती 3 साल की हो गई, फिर 5 साल की। वो बहुत चंचल और बुद्धिमान थी। सविता माँ उसे कहानियां सुनाती, उसके साथ खेलती। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता था। मेरी बेटी को वो प्यार मिल रहा था जो मुझे नहीं मिल सका था। मेरी माँ अपनी पोती को वो सब दे रही थी जो वो मुझे नहीं दे सकी थी। एक दिन आरती ने पूछा, दादी माँ, आप मुझसे इतना प्यार क्यों करती हैं? सविता माँ ने उसे गले लगाया। क्योंकि तुम मेरी जान हो बेटा, बिल्कुल मेरी नेहा जैसी। नेहा कौन है दादी? तुम्हारी माँ, सविता। माँ ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी माँ जब छोटी थी तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी। सच? आरती ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, बिल्कुल सच। आरती मेरे पास आई। माँ, आप भी छोटी थीं? मैंने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, बहुत पहले। और मैं भी दादी माँ की गोद में बैठती थी। आरती ने ताली बजाई। वाह, तो दादी माँ बहुत पुरानी है। हम सब हंस पड़े। प्यारे श्रोताओं, जीवन में कभी-कभी वृत्त पूरा हो जाता है। जो कहानी कहीं छूट गई थी, वो फिर से शुरू हो जाती है। मेरी कहानी भी ऐसी ही थी। मैं अपनी माँ से बिछड़ गई थी, लेकिन भगवान ने ऐसा किया कि मैं उन्हीं के घर वापस आ गई। मैं उनकी बेटी भी हूं और बहू भी। और मेरी बेटी वो उनकी पोती भी है। और एक तरह से वो बेटी भी जो उन्होंने खोई थी। सब कुछ जुड़ गया, सब कुछ पूरा हो गया। आज जब मैं अपने घर को देखती हूं तो मुझे पूर्णता महसूस होती है। राज मेरे साथ है, सविता माँ मेरे साथ है, आरती मेरे साथ है। ये वो परिवार है जिसके लिए मैं हमेशा तरसती रही थी, और अब वो मेरे पास है। कभी-कभी रात में जब सब सो जाते हैं तो मैं छत पर जाती हूँ, आकाश को देखती हूँ, तारों को देखती हूँ और भगवान को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद इसलिए कि उन्होंने मुझे अनाथालय में भेजा, क्योंकि वहां मैंने मजबूत होना सीखा। धन्यवाद इसलिए कि उन्होंने मुझे राज से मिलवाया, क्योंकि उसने मुझे सच्चा प्रेम दिया। धन्यवाद इसलिए कि उन्होंने मुझे वापस अपनी माँ के पास भेजा, क्योंकि अब मैं समझ सकती हूँ कि माँ का प्यार क्या होता है। और धन्यवाद इसलिए कि उन्होंने मुझे आरती दी, क्योंकि अब मैं खुद एक माँ हूं।
और मैं जानती हूं कि मैं अपनी बेटी को कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एक शाम हम सब साथ बैठे थे, सविता माँ, राज, मैं और आरती। आरती अपनी दादी की गोद में थी। राज मेरा हाथ पकड़े हुए था। मैं सविता माँ को देख रही थी। पल मुझे अनुभव हुआ कि जीवन कितना अद्भुत है। कितने उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अंत में अगर हमारे इरादे अच्छे हों, अगर हमारे दिल में प्रेम हो, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। सविता माँ ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई, और मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। उस मुस्कान में सब कुछ था। क्षमा थी, प्रेम था, स्वीकृति थी और एक नई शुरुआत थी। हम 4 लोग थे, लेकिन हम एक परिवार थे, एक पूर्ण परिवार। आरती ने अचानक कहा, दादी माँ, मुझे एक कहानी सुनाओ ना। सविता माँ ने पूछा, कैसी कहानी बेटा? एक राजकुमारी की कहानी, जो खो गई थी और फिर मिल गई। सविता माँ ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक छोटी सी राजकुमारी की कहानी, जो बहुत दिनों तक खोई रही, लेकिन प्रेम और भाग्य ने उसे वापस अपने घर ला दिया। और सविता माँ ने कहानी शुरू की। वो कहानी जो दरअसल मेरी कहानी थी, लेकिन आरती को ये नहीं पता था। वो बस एक सुंदर परिकथा समझकर सुन रही थी। राज ने मेरा हाथ थोड़ा और कसकर पकड़ा। मैंने उसकी तरफ देखा। वो भी मुस्कुरा रहा था। और उस पल, उस खूबसूरत शाम में हम सब साथ थे, एक परिवार, अपनी अपनी कहानियों के साथ, अपने अपने दर्द के साथ, लेकिन सबसे बढ़कर अपने प्रेम के साथ। कुछ साल और बीत गए। आरती अब 7 साल की हो गई थी, स्कूल जाने लगी थी, बहुत होशियार थी, कक्षा में हमेशा प्रथम आती थी। सविता माँ की उम्र 60 पार हो गई थी, लेकिन वो अभी भी फुर्तीली थीं। हर सुबह पूजा करती, घर का काम संभालती, आरती को स्कूल के लिए तैयार करती। एक दिन आरती स्कूल से आई और बोली, माँ, आज शिक्षक जी ने कहा कि हमें अपने परिवार के बारे में लिखना है, अपनी दादी नानी के बारे में। मैंने कहा, तो लिख दो ना, अपनी दादी माँ के बारे में लिखो। आरती ने सोचा, फिर बोली, माँ, मेरी नानी कौन है? मैंने कभी नहीं देखा। मेरा दिल धक से रह गया। मैं क्या जवाब दूं? कैसे बताऊं कि तुम्हारी नानी, वो तो यही है। तुम्हारी दादी ही तुम्हारी नानी है। मैंने संयत होकर कहा, बेटा, तुम्हारी नानी, वो इस दुनिया में नहीं है, वो स्वर्ग में है। आरती का चेहरा उदास हो गया। ओह, तो मैं उनसे कभी नहीं मिल सकती? नहीं बेटा, लेकिन वो तुम्हें ऊपर से देख रही हैं और तुमसे बहुत प्यार करती हैं। आरती ने सिर हिलाया। ठीक है माँ, तो मैं सिर्फ दादी माँ के बारे में लिखूंगी। वैसे भी दादी माँ सबसे अच्छी हैं। वो अपने कमरे में चली गई। मैं वहीं खड़ी रह गई, सोचने लगी, कब तक ये रहस्य छुपा रहेगा? कब तक हम सबको ये झूठ बोलना पड़ेगा? लेकिन फिर क्या फायदा सच बताने से? आरती को क्या मिलेगा? बस भ्रम होगा, दुविधा होगी। नहीं, ये राज हमारे साथ ही रहेगा, हमेशा। उस शाम मैंने सविता माँ से बात की। माँ, आज आरती ने नानी के बारे में पूछा। सविता माँ ने गहरी सांस ली। क्या बताया तुमने? मैंने कहा कि उसकी नानी स्वर्ग में है। सविता माँ चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, शायद यही सही है नेहा। आरती को सच जानने की जरूरत नहीं। वो सिर्फ इतना जाने कि उसके पास एक प्यारी दादी माँ है, बस। हाँ माँ, मैंने कहा, यही सही है। लेकिन कभी कभी रात को मैं सोचती, क्या हम सही कर रहे हैं? क्या ये झूठ जायज है? लेकिन फिर मैं सविता माँ को आरती के साथ खेलते देखती, उनकी हंसी सुनती, और मुझे समझ आता कि हाँ, ये सही है।
कुछ राज राज ही रहने चाहिए। आरती 8 साल की हुई, फिर 9 साल की। वो बड़ी होती जा रही थी। बहुत सुंदर थी, बिल्कुल मेरी तरह, और स्वभाव में सविता माँ की तरह, मजबूत, हिम्मत वाली। एक दिन सविता माँ बीमार पड़ गईं, बुखार आ गया। हमने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि ये सामान्य बुखार है, दवा दी, लेकिन बुखार उतरा नहीं। 3 दिन बीत गए। सविता माँ की हालत और खराब हो गई। हम उन्हें अस्पताल ले गए। वहां जांच हुई। पता चला कि उन्हें निमोनिया हो गया है। डॉक्टर ने कहा उनकी उम्र को देखते हुए ये गंभीर है, हमें उन्हें भर्ती रखना होगा। सविता माँ अस्पताल में भर्ती हो गई। मैं दिन रात उनके पास रहती। राज दफ्तर से सीधे अस्पताल आता। आरती को पड़ोस की एक आंटी संभाल रही थी। एक रात सविता माँ ने मुझे बुलाया। नेहा, पास आओ। मैं उनके बिस्तर के पास गई। हाँ माँ। बेटा, मुझे लग रहा है कि शायद मेरा समय आ गया है। माँ, ऐसा मत बोलिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नहीं बेटा। सविता माँ ने मेरा हाथ पकड़ा। मैं जानती हूँ, शरीर की आवाज मैं सुन सकती हूँ, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है। मैं खुश हूँ। खुश? क्यों माँ? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी पूरी कर ली। मैंने तुम्हें वापस पा लिया। मैंने आरती को देखा, उसे बड़ा होते देखा। मैंने वो सब किया जो मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकी थी। अब मुझे कोई अफसोस नहीं है। माँ, रोइए मत। मैं भी रो रही थी। आप ऐसा नहीं बोलिए। नेहा, मेरी बात सुनो। सविता माँ ने कहा, मैं चाहती हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। राज का ख्याल रखना, आरती को अच्छी परवरिश देना, और हाँ, उसे कभी मत बताना, कभी नहीं। वो बस इतना जाने कि उसकी दादी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। हाँ माँ, मैं वादा करती हूँ। और एक बात, सविता माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे माफ कर देना उस दिन के लिए, जब मैंने तुम्हें छोड़ा था। माँ, मैंने आपको बहुत पहले माफ कर दिया था। आप ये बात भूल जाइए। नहीं बेटा, मैं कभी नहीं भूल सकती। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, और सबसे बड़ा दुख भी। लेकिन भगवान ने मुझे एक और मौका दिया, और मैं धन्य हूं। माँ, मैं बिलख बिलख कर रो रही थी। रो मत बेटा। सविता माँ ने मेरे आंसू पोंछे। खुश रहो, हमेशा, मेरी खातिर। अगले 2 दिन सविता माँ की हालत स्थिर रही। ना बेहतर हुई, ना बिगड़ी। तीसरे दिन सुबह उनकी आंखें खुली। उन्होंने मुझे देखा, मुस्कुराई। नेहा, मेरी आरती को बुलाओ, मैं उसे देखना चाहती हूं। मैंने फोन पर राज को कहा। वो आरती को लेकर आया। आरती दादी माँ के पास दौड़ी। दादी माँ, आप कब घर आएंगी? सविता माँ ने उसे गले लगाया। जल्दी बेटा, बस जल्दी। दादी माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। आप जल्दी ठीक हो जाइए ना। हाँ बेटा। सविता माँ ने आरती के बाल सहलाए। तुम मेरी अच्छी बच्ची हो, हमेशा अच्छी बनी रहना। अपनी माँ पापा की बात मानना, पढ़ाई अच्छी करना। हाँ दादी माँ। आरती ने सिर हिलाया। और एक बात, सविता माँ ने कहा, अपनी माँ से बहुत प्यार करना। वो बहुत अच्छी हैं, बहुत मजबूत है, उनसे सीखना। जी दादी माँ। सविता माँ ने आरती को चूमा। मेरी लाडली, मेरी प्यारी आरती। फिर उन्होंने राज को बुलाया। राज, तू मेरा बेटा है। नेहा का ख्याल रखना। वो तेरी पत्नी है, तेरी जिम्मेदारी है। हाँ माँ। राज की आवाज कांप रही थी। और आरती को अच्छी परवरिश देना, उसे एक अच्छा इंसान बनाना। हाँ माँ, मैं वादा करता हूं। सविता माँ ने मुझे देखा। नेहा, पास आओ। मैं उनके और करीब गई। बेटा, मैं बहुत खुश हूं तुम मिली। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूं माँ। सविता माँ ने आंखें बंद की।
एक शांत मुस्कान उनके चेहरे पर थी। कुछ घंटे बाद दोपहर में सविता माँ ने अंतिम सांस ली, बहुत शांति से। कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बस एक गहरी नींद में सो गई। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। मेरी दुनिया फिर से उलट गई थी। मेरी माँ चली गई थी। वो माँ जिसे मैंने इतनी मेहनत से वापस पाया था, वो फिर से चली गई। राज मुझे संभाल रहा था। नेहा, खुद को संभालो। माँ नहीं चाहेंगी कि तुम ऐसे टूट जाओ। लेकिन मैं कैसे संभलूं? मैंने अपनी माँ को 2 बार खोया। एक बार जब वो मुझे छोड़ दें, और अब जब वो सच में चली गई। आरती रो रही थी। माँ, दादी माँ को क्या हुआ? वो उठ क्यों नहीं रही हैं? राज ने उसे गोद में उठा लिया। बेटा, दादी माँ भगवान के पास चली गई। अब वो स्वर्ग में है। नहीं, आरती चिल्लाई। मुझे दादी माँ चाहिए। उन्हें वापस लाओ। मैंने आरती को गले लगाया। हम दोनों साथ रोते रहे। सविता माँ का अंतिम संस्कार हुआ। पूरे मोहल्ले के लोग आए। सब उन्हें प्यार करते थे। सबने कहा कि वो बहुत अच्छी महिला थी, बहुत दयालु थी। अगले कुछ दिन धुंधले से बीते। घर खाली खाली सा लगता था। सविता माँ की कमी हर जगह महसूस होती थी। रसोई में, बैठक में, पूजा घर में, हर जगह। आरती बहुत उदास रहती। स्कूल जाती लेकिन मन नहीं लगता। घर आकर दादी माँ के कमरे में बैठी रहती। उनकी चीजें छूती, उनकी याद में रोती। मैं खुद भी टूट गई थी। लेकिन मुझे घर संभालना था, आरती को संभालना था, राज को सहारा देना था। एक दिन मैं सविता माँ के कमरे में गई। उनकी अलमारी खोली। वहां वो डायरी रखी थी, जिसमें उन्होंने मेरे लिए पत्र लिखे थे। मैंने वो उठाई, पन्ने पलटने लगी। हर पन्ने पर प्रेम था, दर्द था, पछतावा था, लेकिन आशा भी थी। आशा कि एक दिन मैं वापस आऊंगी। और मैं वापस आई। उनकी आशा पूरी हुई। डायरी के आखिरी पन्ने पर कुछ नया लिखा था, ताजा, शायद कुछ महीने पहले का। मैंने पढ़ा। मेरी प्यारी नेहा, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो इसका मतलब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। लेकिन चिंता मत करो, मैं खुश हूं, जहां भी हूं। मैं तुमसे कहना चाहती हूं कि तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हो। जब तुम छोटी थी, मैंने तुम्हें खोया। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन भगवान ने मुझे एक और मौका दिया। तुम वापस आई, और इस बार मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। तुम्हारे साथ बिताए गए ये साल मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे साल थे। तुम्हें बहू के रूप में पाया, बेटी के रूप में पाया। ये मेरा सौभाग्य था। आरती को देखना, उसे बड़ा होते देखना, ये भी मेरे लिए वरदान था। उसमें मुझे तुम दिखती हो, और खुद को भी। नेहा, मैं चाहती हूं कि तुम मजबूत बनी रहो। जीवन में जो भी आए, डटकर सामना करना। तुम बहुत ताकतवर हो, मुझसे भी ज्यादा। राज का ख्याल रखना, वो तुमसे बहुत प्रेम करता है। और आरती, मेरी प्यारी आरती, उसे बताना कि उसकी दादी माँ उससे कितना प्यार करती थी। और हाँ, एक आखिरी बात, मुझे माफ कर देना, हमेशा के लिए। मैं जानती हूं तुमने मुझे माफ कर दिया है, लेकिन फिर भी तुम्हारी माँ सविता। मैं रोते रोते हिचकियां ले रही थी। माँ, माँ, आपको माफी की क्या जरूरत? आपने कुछ गलत नहीं किया। आपने तो मुझे जीवन दिया, 2 बार। मैंने वो पत्र सीने से लगा लिया और देर तक रोती रही। उस दिन के बाद मैंने खुद को संभाला। मुझे घर चलाना था। मुझे आरती को मजबूत बनाना था। मुझे सविता माँ की विरासत को जीवित रखना था। धीरे धीरे जीवन सामान्य होने लगा। आरती फिर से स्कूल में मन लगाने लगी। राज दफ्तर में व्यस्त रहने लगा। और मैं
मैं घर संभालने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सविता माँ करती थी। कभी कभी आरती पूछती, माँ, दादी माँ कैसी थीं जब आप छोटी थीं? और मैं उसे कहानियां सुनाती। कैसे सविता माँ ने मुझे संभाला, कैसे उन्होंने मुझे प्यार दिया, सब कुछ। आरती ध्यान से सुनती और कहती, दादी माँ बहुत अच्छी थी ना? हाँ बेटा, बहुत अच्छी, सबसे अच्छी। 1 साल बीत गया, फिर 2 साल। जीवन चलता रहा, लेकिन सविता माँ की कमी हमेशा महसूस होती रही। आरती 12 साल की हो गई। अब वो और भी समझदार हो गई थी। एक दिन उसने मुझसे पूछा, माँ, आपकी माँ कैसी थी? मैं चौंक गई। मेरी माँ? हाँ, मेरी नानी। आपने कभी उनके बारे में नहीं बताया? मैंने गहरी सांस ली। बेटा, मेरी माँ, वो बहुत अच्छी थी, बहुत मजबूत। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। वो कैसी दिखती थी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल तुम्हारी दादी माँ जैसी। सच? हाँ, बिल्कुल। आरती ने कुछ देर सोचा, फिर बोली, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूं। मुझे दादी माँ मिली जो नानी जैसी थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। हाँ बेटा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। उस रात मैं छत पर गई, आकाश को देखा, तारों को देखा और सविता माँ से बात की। माँ, आप कहाँ हो? मुझे आपकी बहुत याद आती है। आरती को भी। वो आपके बारे में पूछती रहती है। मैं जानती हूँ आप सुन रही हैं। मैं जानती हूँ आप हमें देख रही हैं। माँ, मैं आपका वादा निभा रही हूँ। मैं मजबूत बनी हूँ। मैं आरती को अच्छी परवरिश दे रही हूँ। राज का ख्याल रख रही हूँ। और हाँ माँ, आपका राज मेरे साथ ही रहेगा, हमेशा। आरती कभी नहीं जानेगी। वो बस इतना जानती रहेगी कि उसकी दादी माँ उससे बहुत प्यार करती थी। आप निश्चिंत रहिए माँ, हम सब ठीक है और हम हमेशा आपको याद रखेंगे। हवा चली। ऐसा लगा जैसे माँ ने जवाब दिया हो, जैसे उन्होंने कहा हो, मैं जानती हूँ बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं मुस्कुरा दी। हाँ माँ, आप हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे दिल में, मेरी यादों में, मेरी बेटी में। और इस तरह जीवन चलता रहे। हर दिन नई चुनौतियां लाता था, लेकिन हर दिन नई खुशियां भी लाता था। आरती 15 साल की हो गई। अब वो एक किशोरी थी, सुंदर, होशियार और बिल्कुल मेरी तरह स्वतंत्र विचारों वाली। एक दिन वो मेरे पास आई। माँ, मैं कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ बेटा, पूछो। माँ, आपका बचपन कैसा था? मेरा मतलब है, आपके माता पिता के साथ? मैंने गहरी सांस ली। ये सवाल मैं जानती थी कि एक दिन आएगा, लेकिन मैं तैयार नहीं थी। बेटा, मेरा बचपन थोड़ा अलग था। अलग कैसे? मैं अनाथालय में पली बढ़ी। मेरे माता पिता नहीं थे। आरती की आंखें फैल गईं। क्या? आप अनाथ थीं? हाँ बेटा। लेकिन लेकिन आपने कभी बताया नहीं। क्योंकि ये कोई खास बात नहीं है बेटा। जो हुआ हुआ। मैंने अपनी जिंदगी खुद बनाई और मुझे गर्व है अपने पर। आरती ने मुझे गले लगा लिया। माँ, आप बहुत मजबूत हैं। मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ। मैंने उसके बाल सहलाए। तुम पहले से ही मेरी तरह हो बेटा। माँ, एक बात और, आरती ने कहा। क्या पापा को पता था जब उन्होंने आपसे विवाह किया? हाँ बेटा, उन्हें पता था और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो मुझसे प्रेम करते थे, मुझसे, मेरे अतीत से नहीं। आरती ने सोचा, फिर बोली, तो दादी माँ ने आपको स्वीकार किया था, बिना किसी हिचकिचाहट के? हाँ बेटा, दादी माँ ने मुझे बहुत प्यार किया। उन्होंने मुझे कभी अलग नहीं समझा। वो बहुत अच्छी थी ना? हाँ।
बहुत अच्छी, सबसे अच्छी। आरती फिर से चुप हो गई। मैं देख सकती थी कि वो सोच रही थी, कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। फिर अचानक उसने पूछा, माँ, क्या आपको कभी अपने असली माता-पिता को ढूंढने की इच्छा हुई? मेरा दिल धड़क गया। हाँ बेटा, बहुत बार। हर अनाथ बच्चा अपने माता-पिता को ढूंढना चाहता है। और क्या आपने ढूंढा? मैंने रुककर सोचा, फिर कहा, हाँ बेटा, मैंने ढूंढा और और मुझे मिल भी गई। आरती उछल पड़ी। सच? कब? कहाँ है वो? मैं उनसे मिल सकती हूँ? नहीं बेटा, मैंने धीरे से कहा, वो अब इस दुनिया में नहीं है। ओह! आरती का चेहरा उदास हो गया। तो आप उनसे मिली? हाँ, मैं उनसे मिली और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा था। वो मजबूर थीं, गरीबी थी, हालात बुरे थे। और आपने उन्हें माफ किया? हाँ बेटा, मैंने उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि मैंने समझा कि उन्होंने जो किया, वो मेरे भले के लिए किया। आरती ने मेरा हाथ पकड़ा। माँ, आप सच में बहुत अच्छी हैं। कोई और शायद माफ नहीं करता। बेटा, जब तुम किसी को सच में समझ लेते हो, तो माफी अपने आप आ जाती है। उस बातचीत के बाद मुझे अनुभव हुआ कि आरती बड़ी हो गई है। अब वो समझने लगी है कि जीवन इतना सरल नहीं है, कि कभी-कभी लोग मजबूरी में गलतियां करते हैं और कि माफी देना सबसे बड़ी ताकत है। प्यारे श्रोताओं, मैं अपनी कहानी का अंत करते हुए आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जीवन में कभी-कभी हमें ऐसे रास्ते मिलते हैं जो टेढ़े-मेढ़े होते हैं, जो हमें दर्द देते हैं, जो हमें तोड़ते हैं। लेकिन अगर हम धैर्य रखें, अगर हम विश्वास रखें, तो हम पाते हैं कि वो रास्ते ही हमें हमारी मंजिल तक ले जाते हैं। मेरी माँ ने मुझे छोड़ा था। हाँ, ये सच है। लेकिन उन्होंने ये इसलिए किया ताकि मेरा भविष्य उज्जवल हो। और सच में, अनाथालय में मैंने जो सीखा, वो शायद मैं घर पर नहीं सीख पाती। मैंने आत्मनिर्भर होना सीखा। मैंने संघर्ष करना सीखा। मैंने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा। और ये सब मेरे काम आया। जब मुझे राज मिला, तो मैं एक मजबूत औरत थी, जो अपना ख्याल रख सकती थी। और फिर भगवान ने ऐसा किया कि मैं अपनी माँ के पास वापस आ गई। मुझे उनके साथ कुछ साल बिताने का मौका मिला। उनसे प्यार पाने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात, उन्हें माफ करने का मौका मिला। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो मुझे कोई पछतावा नहीं है। हाँ, दर्द था। हाँ, तकलीफ थी। लेकिन वो सब कुछ एक कारण से हुआ। और अंत में सब कुछ अच्छा ही हुआ। आज मेरे पास एक प्यारा पति है, एक सुंदर बेटी है, एक अच्छा घर है। और सबसे बड़ी बात, मेरे पास मेरी माँ की यादें हैं। वो यादें जो मुझे हमेशा ताकत देती हैं। सविता, माँ भले ही शारीरिक रूप से हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो हमेशा हमारे दिलों में है। उनकी सीख हमारे साथ है, उनका प्यार हमारे साथ है। और मैं जानती हूँ कि वो ऊपर से हमें देख रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, खुश है कि हम सब ठीक हैं। आज आरती 17 साल की है। अगले साल वो महाविद्यालय जाएगी, अपने सपने पूरे करेगी। और मैं उसे देखते हुए सोचती हूँ कि मेरी माँ को कितनी खुशी होती अगर वो उसे देख पाती। लेकिन फिर मुझे याद आता है कि उन्होंने उसे देखा था, उसे गोद में लिया था, उसे प्यार किया था। और यही काफी है। कभी-कभी रात को जब सब सो जाते हैं, तो मैं सविता माँ के कमरे में जाती हूँ। उनकी तस्वीर के सामने बैठती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, उन्हें बताती हूँ कि आज क्या हुआ, आरती ने क्या किया, राज कैसा है। और मुझे लगता है कि वो सुन रही हैं। मुझे लगता है कि वो जवाब दे रही हैं। माँ हमेशा कहती थी, नेहा, तुम बहुत मजबूत हो। और आज मैं समझती हूँ कि मैं मजबूत इसलिए हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे मजबूत बनाया। पहले जब उन्होंने मुझे छोड़ा,
तो मुझे अपने बल पर जीना सिखाया। और फिर जब वो वापस आईं, तो मुझे प्रेम और माफी का पाठ पढ़ाया। आज मैं अपनी बेटी को भी यही सिखा रही हूं। मैं उसे बता रही हूं कि जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन हमें मजबूत बने रहना है। हमें आगे बढ़ते रहना है। और सबसे बड़ी बात, मैं उसे सिखा रही हूं कि माफी देना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जो माफ कर सकता है, वो सबसे मजबूत है। राज आज भी मुझसे उतना ही प्रेम करता है जितना पहले दिन करता था। वो मेरा सबसे बड़ा सहारा है। कभी कभी वो कहता है, नेहा, तुम्हें पाकर मैं धन्य हो गया। और मैं कहती, नहीं राज, मैं धन्य हुई तुम्हें पाकर। हम दोनों जानते हैं कि हमारी कहानी साधारण नहीं है, लेकिन शायद यही हमें खास बनाता है। हमारा प्रेम साधारण परिस्थितियों में नहीं जन्मा, वो परीक्षाओं से गुजरा है, और इसलिए वो और भी मजबूत है। कभी कभी मैं सोचती हूं कि अगर मुझे पता होता कि सविता माँ ही मेरी माँ है, तो क्या मैं राज से विवाह करती? और जवाब है हाँ, क्योंकि राज से मेरा प्रेम सच्चा है, और प्रेम किसी सीमा को नहीं मानता। हमारा रिश्ता जटिल है। मैं उनकी बहू हूं, मैं उनकी बेटी हूं, लेकिन सबसे बढ़कर मैं उनसे प्रेम करती हूं, और यही काफी है। आज जब मैं आईने में खुद को देखती हूं, तो मुझे सविता माँ दिखती हैं। उनकी आंखें, उनकी मुस्कान, और मुझे गर्व होता है। मुझे गर्व है कि मैं उनकी बेटी हूं। प्यारे श्रोताओं, अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको चोट पहुंचाई है, जिसने आपको छोड़ा है, तो मैं कहूंगी कि उनकी कहानी सुनिए, उनकी मजबूरी समझिए, और अगर हो सके तो माफ कर दीजिए। क्योंकि माफी देने से आप दूसरे को नहीं, खुद को मुक्त करते हैं। जब तक आपके दिल में नफरत है, तब तक आप बंधे हुए हैं। लेकिन जब आप माफ कर देते हैं, तो आप आजाद हो जाते हैं। मुझे शांति मिली, मुझे खुशी मिली, मुझे अपनी माँ वापस मिली। आज जब मैं अपने घर को देखती हूँ, अपने परिवार को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली औरत हूँ। हाँ, मेरा बचपन कठिन था। हाँ, मुझे तकलीफें उठानी पड़ी, लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है। और सबसे बड़ी बात, मेरे पास एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो दूसरों को प्रेरणा दे सकती है, जो दूसरों को सिखा सकती है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर मैं, एक अनाथ लड़की, अपनी माँ को ढूंढ सकती हूँ, उन्हें माफ कर सकती हूँ, और एक खुशहाल जीवन जी सकती हूँ, तो आप भी अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। बस विश्वास रखिए, खुद पर, भगवान पर, और जीवन पर। आज रात जब मैं सोने जाऊंगी, तो मैं सविता माँ से बात करूंगी। उन्हें बताऊंगी कि माँ, आज मैंने अपनी कहानी सबको सुनाई। आपकी कहानी, हमारी कहानी, एक माँ और बेटी की कहानी, जो अलग हुई लेकिन फिर मिली, और फिर कभी अलग नहीं हुई। क्योंकि माँ, आप भले ही शरीर से हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन आप हमारे दिलों में हैं, हमेशा। और जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक आरती जिंदा है, तब तक आप भी जिंदा है, हमारे अंदर, हमारी यादों में, हमारी सीखों में। आपने मुझे जीवन दिया माँ, 2 बार। एक बार जब आपने मुझे जन्म दिया, और दूसरी बार जब आपने औंधे अपनाया, और फिर तीसरी बार जब आपने मुझे वापस अपने घर बुलाया। और इसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। आपकी बेटी, नेहा। आज आरती ने मुझसे कहा, माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊं, तो मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ, मजबूत, स्वतंत्र और दयालु। और मैंने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम पहले से ही वैसी हो बेटा। तुम में तुम्हारी दादी माँ की छाप है, उनकी ताकत है, उनकी दयालुता है। और ये सच है, आरती में मुझे सविता माँ दिखती है। उनका स्वभाव, उनकी हिम्मत, उनका प्रेम। शायद यही परंपरा है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, माँ से बेटी में, बेटी से पोती में। और इस तरह सविता माँ हमारे बीच हमेशा जीवित रहेंगी, पीढ़ी दर पीढ़ी। उनकी कहानी सुनाई जाती रहेगी, उनका प्रेम महसूस किया जाता रहेगा। प्यारे श्रोताओं, मेरी कहानी यहाँ समाप्त होती है।
लेकिन इसकी सीख हमेशा रहेगी। प्रेम करो, माफ करो और जीवन को भरपूर जियो, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और हमें हर पल का आनंद लेना चाहिए। हर रिश्ते को संजोना चाहिए, हर अवसर को पकड़ना चाहिए। और अगर कभी आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो याद रखिए मेरी कहानी। याद रखिए कि एक लड़की जो अनाथालय में पली, उसे भी अपना परिवार मिल गया, उसे भी अपनी माँ मिल गई, तो आपको भी मिलेगा। बस विश्वास रखिए और धैर्य रखिए। भगवान हर किसी का ख्याल रखते हैं, हर किसी के लिए एक योजना बनाते हैं। बस हमें समझना होता है और स्वीकार करना होता है। आज जब मैं इस कहानी को समाप्त कर रही हूं, तो मेरे दिल में शांति है, संतोष है, खुशी है। मैं जानती हूं कि सविता माँ मुझ पर गर्व कर रही होंगी। वो मुस्कुरा रही होंगी और कह रही होंगी, मेरी बेटी, तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने जीवन को जिया पूरी तरह से। और हाँ माँ, मैंने जिया और मैं जीती रहूंगी, आपके नाम पर, आपकी यादों के साथ, आपके प्रेम के साथ, हमेशा। आपकी नेहा, आपकी आरती, आपकी बेटी।